शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। डिक्री के रुपए, मुंशी प्रेमचंद। दोस्ती जीवन के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक मानी जाती है, लेकिन अगर एक दिन दोस्ती और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाएं, तो इंसान किसका साथ दे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी डिक्री के रुपए इसी कठिन प्रश्न को हमारे सामने रखती है। नईम और कैलाश, दो मित्र, स्वभाव बिल्कुल अलग, रास्ते बिल्कुल अलग, लेकिन दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, नईम सरकारी अफसर बन गया। सुख सुविधा, पद और प्रतिष्ठा उसके हिस्से में आए। दूसरी ओर कैलाश ने पत्रकारिता का रास्ता चुना। उसने संघर्ष चुना, सत्य चुना और समाज की सेवा को अपना धर्म बना लिया। एक दिन एक बड़ी रियासत में हत्या होती है। जांच की जिम्मेदारी नईम को मिलती है। जांच के दौरान उसे 20,000 रुपए की रिश्वत देकर सच को दबा देने का प्रस्ताव मिलता है। नईम जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए अनेक तर्क गढ़ लेता है। कभी किसी की जान बचाने की बात, कभी परिस्थितियों का हवाला, कभी व्यवस्था का बहाना। इसी बीच कैलाश उससे मिलने आता है। दोनों मित्रों के बीच लंबी बहस होती है। कैलाश कहता है, पाप पाप ही रहता है, चाहे उसके पीछे कितने ही अच्छे कारण क्यों न गिना दिए जाएं। लेकिन नईम अपने निर्णय पर अडिग रहता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है और पूरा मामला दब जाता है। अब कैलाश के सामने सबसे कठिन परीक्षा है। एक ओर बचपन का मित्र, दूसरी ओर पत्रकार का धर्म। वो कई दिनों तक भीतर ही भीतर टूटता रहता है। क्या दोस्ती निभाए या सच का साथ दे? आखिरकार वो अपने अंतःकरण की आवाज सुनता है। अपने ही मित्र से हुई सारी बातचीत, रिश्वत का पूरा रहस्य और पूरी सच्चाई अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर देता है। देश में हंगामा मच जाता है। सरकार बौखला उठती है। नईम अदालत पहुंचता है और कैलाश पर मानहानि का मुकदमा ठोक देता है। अब दोनों मित्र अदालत में आमने सामने खड़े हैं। कैलाश को उम्मीद है कि नईम कम से कम अदालत में सच बोल देगा, लेकिन नईम बिना पलक झपकाए हर बात से इनकार कर देता है। इतना सहज झूठ कि कैलाश स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी हार का दुख नहीं होता, दुख इस बात का होता है कि उसका मित्र अपनी आत्मा से हार गया। अदालत का फैसला आता है। कैलाश हार जाता है। 20,000 रुपए की डिक्री उसके सिर पर आ गिरती है। उसका अखबार बंद होने की कगार पर है। घर कुर्क होने वाला है। 25 वर्षों की तपस्या एक झटके में बिखरती दिखाई देती है। लेकिन यही कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। सुबह सुबह नईम स्वयं कैलाश के घर पहुंचता है। वही पुरानी मुस्कान, वही पुराना अपनापन। दोनों की बातचीत में फिर वही बचपन लौट आता है और धीरे धीरे पता चलता है कि अदालत की डिक्री, 20,000 रुपए और सारी कानूनी लड़ाई के पीछे भी नईम ने दोस्ती को पूरी तरह मरने नहीं दिया। ई चौपाल हमारे हिसाब से डिक्री के रुपए रिश्वत या अदालत की कहानी नहीं है। ये कहानी उस क्षण की है जब इंसान को दोस्ती और कर्तव्य में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कैलाश ने कर्तव्य चुना, नईम ने व्यवस्था का साथ दिया। लेकिन दोनों के भीतर दोस्त पूरी तरह कभी मरा नहीं। शायद इसी कारण प्रेमचंद के पात्र इतने जीवंत लगते हैं। वे पूरी तरह अच्छे भी नहीं होते, पूरी तरह बुरे भी नहीं। प्रेमचंद यहां किसी एक पात्र को देवता और दूसरे को खलनायक नहीं बनाते। नईम व्यवस्था का आदमी है, कमजोर भी है, स्वार्थी भी, लेकिन उसके भीतर दोस्त अभी भी जिंदा है। कैलाश आदर्शवादी है। उसने दोस्ती से बड़ा कर्तव्य माना और उसकी कीमत भी चुकाई। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। डिक्री के रुपए हमें बताती है
कि जीवन में सबसे कठिन लड़ाइयां अदालतों में नहीं, इंसान के अपने अंतःकरण में लड़ी जाती हैं। और कई बार सबसे बड़ा फैसला कानून नहीं, हमारी आत्मा सुनाती है। अब आपकी बारी। अगर आप कैलाश की जगह होते तो क्या अपने सबसे प्रिय मित्र के खिलाफ सच प्रकाशित करते या दोस्ती को सबसे ऊपर रखते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए प्रेमचंद महोत्सव 2026 50 दिन 50 कहानियां के साथ, जहां हर दिन एक नई कहानी और उसके भीतर छिपे जीवन के नए प्रश्न पर होगी हमारी ई चौपाल। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।